नमस्कार। हिंदी साहित्य विषयक व्याख्यानमाला के अंतर्गत आपका स्वागत अभिनंदन है। हम हिंदी साहित्य के विभिन्न पक्षों को इस व्याख्यानमाला के अंतर्गत विवेचित कर रहे हैं, जिसमें आज जो विषय हमने चुना है वह है 1857 की क्रांति और ब्रज भाषा साहित्य। इस दृष्टि से यह व्याख्यान कुछ अलग प्रतीत होगा, क्योंकि ब्रज भाषा साहित्य में भी 1857 की वह क्रांति जिसे हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में देखते हैं, उसका अनुभव, उसकी अनुभूति, उसका बोध समकालीन समयुगीन ब्रजभाषा कवियों ने विशेष रूप से आजादी के और या स्वतंत्रता के परिप्रेक्ष्य में अपनी कविता में किया था। हम जानते हैं कि आधुनिक युग में स्वतंत्रता संग्राम बहुत तेजी से मुखर हुआ, प्रबल हुआ और भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, यहां तक यानी 1947 से पहले तक हम लगातार गद्य और पद्य में स्वातंत्र चेतना या स्वतंत्रता के बोध को तमाम तरह की रचनाओं के माध्यम से जिस तरह कवियों ने चित्रित और उद्घाटित किया, उसको पढ़ते रहे, उसका आनंद लेते रहे। लेकिन 1857 की क्रांति जो मंगल पांडे के नेतृत्व में हुई, जिसमें तात्या तोपे, महारानी लक्ष्मीबाई और बहुत से स्वतंत्रता सेनानी शामिल हुए, उस युग के जो रचनाकार हैं वो ब्रजभाषा में लिख रहे थे। हम जानते हैं कि उत्तर मध्यकाल में और आधुनिक काल के प्रारंभिक दौर में कविता की भाषा मुख्य रूप से ब्रजभाषा थी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत के विभिन्न राज्यों में जो काव्य सृजन हो रहा था, उसकी मुख्य भाषा ब्रजभाषा बन गई थी। तो ब्रजभाषा के कवि भी उस 1857 की क्रांति से प्रेरित हुए और उन्होंने उस पर बहुत सी कविताएं लिखी। एक और 1857 की इस क्रांति ने आजादी की नींव रखी, स्वतंत्रता की आधारशिला वह तैयार की, और दूसरी ओर राष्ट्रीय चेतना को भी एक प्रमुख स्वर दिया। देशभक्ति के रंग में रंगे साहित्य को ब्रजभाषा के कुछ महत्वपूर्ण या प्रमुख कवियों ने, जैसे भूषण, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण शर्मा, वियोगी हरि, गुरु गोविंद सिंह, इस तरह के बहुत से रचनाकार हैं जो उत्तर मध्यकाल में कुछ राज प्रशस्ति, कुछ राष्ट्र प्रशस्ति के माध्यम से, चाहे सूदन हो, गोरेलाल हो, इन सब ने अवसरानुकूल राष्ट्र नायकों की प्रशस्ति की और राष्ट्र की अस्मिता को, राष्ट्र की अवधारणा को धीरे धीरे अपनी कविता के माध्यम से उकेरना शुरू किया। बालकृष्ण शर्मा, नवीन या प्रताप नारायण मिश्र या स्वयं भारतेंदु या वियोगी हरि, ऐसे बहुत से रचनाकार हैं जिन्होंने राष्ट्र की अवधारणा को लेकर, राष्ट्रीय स्वातंत्र चेतना को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की और आजादी या स्वतंत्रता के लिए अपना स्वर, इस स्वर में जो 1857 की क्रांति का स्वर था उसमें मिलाया। कुछ लोग इसे गदर कहते हैं, लेकिन वस्तुतः आजादी का बीज वपन तो मंगल पांडे के नेतृत्व में हुई इस क्रांति से हुआ। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में मई 1857 की पहल अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई। 10 मई को मेरठ से एक विद्रोह की ज्वाला भड़की थी और देखते ही देखते लगभग 20 दिन में, यानी 31 मई 1857 तक यह ज्वाला पूरे राष्ट्र में फैलती चली गई। राष्ट्रीयता की पुण्य भावना की नींव रखने वाली यह क्रांति धीरे धीरे इतनी प्रखर हो उठी
कि 90 वर्षों के भीतर ब्रिटिश साम्राज्य को स्थायी रूप से भारत से इस क्रांति ने खदेड़ दिया, अपने देश से निकाल दिया। यानी 1857 और 1947 इसके बीच का यह जो 90 वर्ष का समय है, यह इस 1857 की क्रांति के उद्घोष से प्रेरित हुआ और भारत के इस प्रथम मुखर स्वतंत्रता संग्राम की हम लगभग 170वीं वर्षगांठ मना रहे। इन 170 वर्षों में भारतीय साहित्य और साहित्यकारों की रचनात्मकता ने भी अपने अपने अंदाज में, अपनी अपनी शैली में इस क्रांति को बार बार उजागर किया, उद्घाटित किया, याद किया। देश की अनेक भाषाओं में इस क्रांति की प्रतिक्रिया तथा निर्धारित लक्ष्य को भिन्न भिन्न प्रकार से लिखा गया, दोहराया गया, गाया भी गया। राजनेता, कवि, शायर, लेखक, पत्रकार, सिनेमा, राष्ट्रसेवी क्रांति के विभिन्न नायक, इनकी प्रशंसा या उनकी स्तुति, ये सब माध्यम, पत्र पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविजन, ये करते रहे। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम की इस ज्वाला को काव्यात्मक अभिव्यक्ति से प्रचारित प्रसारित भी कवियों ने, चिंतकों ने, विचारकों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने अपने ढंग से किया। देश के एक छोर से दूसरे छोर तक ब्रजभाषा में लिखा जाने वाला साहित्य तथा साहित्यकार भी इस संग्राम को भिन्न भिन्न प्रकार से आत्मसात करते रहे, उसके साक्षी बनते रहे। 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा गया। कुछ लोग इसे गदर कहकर संबोधित करते रहे, किंतु यह जो आतताइयों के प्रति, हमारे देश पर काबिज हो गई विदेशी सत्ता के प्रति यह जो विद्रोह था, यह जो महाक्रांति थी, यह जो महासंग्राम था, यह एक राष्ट्रीय युद्ध के रूप में परिणत हुआ। सैन्य क्रांति, विप्लव जैसे अनेक सार्थक शब्दों से भी इसे सुशोभित किया जाता रहा। देश विदेश के अनेक विद्वत मत इस क्रांति की सफलता या विफलता के बारे में, इसके पक्ष या विपक्ष पर अपने विचार व्यक्त करते रहे। इस मत वैविध्य या भिन्नता के बावजूद सभी मतों में एक समानता तो मिलती है, और वह है कि इस क्रांति से भारत तथा भारतीयों की मोह निद्रा टूट गई। वह जो अंग्रेजों के प्रति या उससे पहले मुगल शासकों के प्रति वह जो डर था, भय था, उदासीनता थी, निद्रा थी, इस क्रांति ने उसे तोड़ा। भारतीयों ने स्वतंत्र राष्ट्र के स्वप्न देखने प्रारंभ कर दिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, सिंधी, पारसी सभी ने हाथ से हाथ और कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेज तथा अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ कर दिया। इसलिए कह सकते हैं कि 1857 के संग्राम ने भारतीय जागरण का मंत्र फूंका, तो यह शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। 1857 की क्रांति ने भारत की स्वतंत्रता का बीज वपन करते हुए एक विलक्षण क्रांतिकारी काम किया। सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक क्षेत्र में अनेक आंदोलन खड़े हो गए। इस क्रांति से प्रेरित होकर अनेक समाजसेवी संस्थाएं, राष्ट्र को समर्पित संस्थाएं, अनेक राष्ट्रसेवी व्यक्ति और व्यक्तित्व, समाज सुधारक, चिंतक, संत, ऋषि, मुनि, उन सब के मनोमस्तिष्क में ये बीज वपन हुआ कि यह देश हमारा है। इस देश को आतताइयों से, इस पर काबिज विदेशी सत्ता में बैठे हुए लोगों से हमें मुक्त कराना है। इसलिए सुप्त और अशिक्षित भारतीय जनता की नींद टूटी और वो जागृत हुए। भारतीय राष्ट्रीयता का स्वरूप अब बदलने लगा। धीरे धीरे समाज वैविध्य जिसको विभक्त करो और राज करो वाली मानसिकता, ये टूटने लगी। भारतीयों के सामने ये संकट स्पष्ट होने लगा। उन्हें यह षड्यंत्र समझ में आने लगा कि हमें सामाजिकता में, जातीयता में, तमाम तरह के धर्मों में
विभक्त करके हम पर शासन किया जा रहा है। इसलिए ये जो सामाजिक वैविध्य है इसको तोड़ा जाए, एक राष्ट्र की परिकल्पना इसको साकार किया जाए। देश के सर्वतोन्मुखी हीन दशा से मुक्ति दिलाने के लिए, यानी चारों तरफ से देशवासियों के मनोमस्तिष्क में हीन भावना भर दी गई थी। एक डर, एक भय, एक आतंक उनके मनोमस्तिष्क में भर गया था। उन्हें लगता था कि कोई उन्हें बचाने वाला, उनकी रक्षा करने वाला, उनके धर्म की, उनकी जाति की, उनके परिवार की, उनकी मान्यताओं और मूल्यों की, उनकी आस्था और विश्वास की अब कौन रक्षा करेगा। एक ऐसी हीन दशा से ग्रस्त भारतीय समाज को मुक्ति दिलाने के लिए 1857 की क्रांति ने जो काम किया, उसी को अपनी साहित्यिक रचनाओं के माध्यम से मुखर करने, जन जन तक पहुंचाने का काम उस युग के रचनाकारों ने भी किया। ये रचनात्मक प्रयत्न राष्ट्रीय पुनर्जागरण का रूप लेते चले गए। इसी राष्ट्रीय चेतना के प्रारंभिक स्वर हमें मध्यकाल में, उत्तर मध्यकाल में भूषण, सूदन, गोरेलाल, पद्माकर, गुरु गोविंद सिंह, इन सब की कविता में देखने को मिलते हैं। इन सब ने ब्रजभाषा में ही काव्य लिखा। उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल की मुख्य सृजन भाषा, काव्य भाषा ब्रज भाषा थी। वे केवल ब्रज प्रदेश तक सीमित नहीं थी, अपितु राजस्थान में, हिमाचल में, पंजाब में, कश्मीर में या देश के दूसरे राज्यों में भी ब्रज भाषा में प्रचुर मात्रा में कवि कविता कर रहे थे, साहित्य सृजन कर रहे थे, मुक्तक और प्रबंध लिख रहे थे। गुरु गोविंद सिंह जो सिख धर्म के दशम गुरु माने जाते हैं, दशम ग्रंथ नाम के रचना में, संग्रह में उनकी समस्त रचनाओं का संग्रह भी मिलता है। गुरु गोविंद सिंह और गुरु तेग बहादुर के त्याग को, राष्ट्र के लिए किए गए बलिदान को हम याद करते हैं तो श्रद्धा से और गर्व से उनके उस प्रदय के समक्ष हम नतमस्तक होते हैं। चंडी चरित गुरु गोविंद सिंह की एक ऐसी महत्वपूर्ण रचना है जो संस्कृत साहित्य की दुर्गा सप्तशती को आधार बनाकर लिखी गई है। देवासुर संग्राम को मुख्य रूप से आधार बनाते हुए गुरु गोविंद सिंह ने देशवासियों को जागृत किया या बोध कराया और ध्यान आकृष्ट किया कि क्यों हम बार बार आतताइयों से पराजित होते हैं, बाह्य शक्तियों से पराजित होते हैं, क्योंकि हम विलासिता में, भोग में कर्तव्य विमुख होकर निमग्न हो जाते हैं, अपने दायित्व से उदासीन हो जाते हैं। परिणामतः हमारी इस कमजोरी का आतताई शक्तियां लाभ उठाती हैं, हमें बांट देती हैं, हमें विभक्त करके और हम पर फिर से अपना शासन काबिज करती हैं। तो शुंभ निशुंभ या रक्तबीज या इसी प्रकार जिन दैत्यों का उल्लेख दुर्गा सप्तशती और चंडी चरित में, जिसको आगे चलकर हमने दुर्गा चालीसा में भी तमाम तरह के सुर असुर संग्राम के माध्यम से देखा, पढ़ा, वही गुरु गोविंद सिंह चंडी चरित में शिवा से, शिवा यानी शक्ति, पार्वती आद्या शक्ति है। जब जब देव जाति अदेवों से, असुरों से पराजित होती है तो पराजित होकर वो फिर कैलाश पर्वत पर मां पार्वती की शरण में जाकर भगवान शिव से याचना प्रार्थना करते हैं, मदद की गुहार करते हैं। तब शिवा यानी पार्वती शक्तियों का आह्वान करके, नवदुर्गा का आह्वान करके देवों की मदद के लिए, उन्हें पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए, संग्राम आदि के लिए भेजती हैं। तो चाहे शुंभ निशुंभ हो या रक्तबीज हो या इसी प्रकार के दूसरे दैत्य जिनसे एक के बाद एक संघर्ष होता है,
उनको पराजित करने और पराजित होने का ये सिलसिला लगातार चलता है। तो प्रकारांतर से गुरु गोविंद सिंह इसके माध्यम से भारतवासियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि जब तक हम अपनी जाति, धर्म, भाषा, समुदाय, आयु, वय, लिंग आदि से ऊपर नहीं उठेंगे, एक ध्वज के नीचे इन भेदों को भुलाकर, इस सामाजिक वैविध्य को, इस भाषा वैविध्य को भुलाकर हम एक जगह एकत्रित नहीं होंगे, तब तक हम इसी प्रकार पराजित होते रहेंगे। इसलिए गुरु गोविंद सिंह की राष्ट्रीय चेतना इस छंद के माध्यम से हम देख सकते हैं, जो आज भी सिख समुदाय का एक तरह से मंत्र है, जिसे पूरे भारत में गर्व के साथ स्वीकार किया जाता है, उसका मंत्रोच्चार किया जाता है। वरदेहि शिवा नित मोहि है, शुभ कर्मन तय कबहू न टरो, न डरो अरिसों जब जाई लरो, निश्चय कर आपनी जीत करो, सिख हो सीख आपने मन को, इही लालच हो गुण तो उचरो, जब आयु की औधि निदान बने, अंत ही रन में तब जूझ मरो। ये जो राष्ट्र के लिए, आजादी के लिए जूझते हुए प्राण त्यागने का संकल्प है कि यदि मृत्यु आए, आयु की अवधि समाप्त हो, तो अपने अंतिम समय में मैं देश के लिए युद्ध करते हुए, युद्ध के मैदान में जूझते हुए राष्ट्र रक्षा के लिए ही अपने प्राण त्यागूं। ये जो सात्विक संकल्प है, ये जो ओजस्वी संकल्प है, ये ब्रजभाषा के कवियों में हमें मिलता है। गुरु गोविंद सिंह ने अपनी राष्ट्रीय चेतना का, सांस्कृतिक चेतना का जो परिचय इस तरह की रचना धर्मिता से दिया है, वह वास्तव में वंदनीय है, स्तुत्य है। वो अपने सिख होने की सार्थकता इसी संकल्प में मानते हैं कि मैं अपने को शिक्षा दूं, अपने को प्रेरित करूं, तो इसी लालच के लिए कि मैं तेरे गुणों का, हे मां, हे शक्ति, मैं यदि तुझे स्मरण करूं, नमन करूं, तो मुझे ये वरदान दो कि मेरी जो आयु है, मेरा जो अंतिम समय है, वो देश के लिए, राष्ट्र हित के लिए ही समर्पित हो। संवत 1723 विक्रमी वर्ष 1966 में जन्मे सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने जो काव्यमय स्वातंत्र चेतना का सूत्र दिया, उसी को 1857 की क्रांति के नायक मंगल पांडे ने मुखर स्वर प्रदान कर दिया। गुरु गोविंद सिंह ने लिखा था, हम इही काज जगत में आए, धर्म हेतु गुरुदेव पठाए, जहां तहां तुम धर्म बिथारो, दुष्ट देखियत पकड़ी पछारो। विचित्र नाटक उनकी बड़ी प्रसिद्ध रचना है। जहां कहीं भी राष्ट्रद्रोही मिले, दुष्ट मिले, धर्म को हानि पहुंचाने वाले मिले, उनका संहार करो। इसीलिए गुरु ने हमें यहां इस पृथ्वी पर भेजा है, इस देश में भेजा है। उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकालीन कविता संवत 1700 से 1900 तक ब्रज भाषा में लिखी गई और 200 वर्षों तक लिखी जाने वाली इस कविता का जो अंतिम दौर है, 1857 की क्रांति, उसी का परिणाम है कि वह रंग लाई। रीतिकाल के कुछ कवियों ने सूचित किया कि अंग्रेज मीठे किंतु दुष्ट ठग बनकर हमारे देश में आए थे। मुगल सत्ता को समाप्त कर उन्होंने नवाबी और राजपूती सत्ताओं को भी मिटाना प्रारंभ कर दिया था। मुगल काल में क्षेत्रीय राजनीतिक शक्तियों ने अपना प्रभाव विस्तार कर लिया था। केंद्रीय मुगल सत्ता के प्रति उनका सहयोगपूर्ण व्यवहार नहीं रह गया था। अंतिम मुगल बादशाह अंग्रेजों के पेंशन याफ्ता हो गए थे। अंग्रेज धीरे धीरे मुगल सत्ता के बाद भारतीय सत्ताधीशों को भी अपने शिकंजे में कसते जा रहे थे। यहीं से भारतीयों के अपने अधिकारों और अस्तित्व की रक्षा के प्रति कटिबद्धता, इसका बोध प्रारंभ हुआ। राजस्थानी कवि
शंकरदान सांबर ने लिखा भी है कि हे देशवासियों, संकट में एक हो जाओ, भेद मिटाओ, जोश से संघर्ष करो। मुसलमान, राजपूत, मराठे, जाट, सिख सभी को एक पंथ पर, एक लीक पर, एक ध्वज के नीचे आना होगा, इसका आह्वान किया। मिल मुसलमान राजपूत ओ मरेठा, जाट सिख पंथ ठंड जबर जुड़े सा, दौड़सी देश रा दबयोड़ा, दाकल्या मुलक रा, मीठा ठग तुरत मुड़सी। ये राजस्थान वीरगति संग्रह है, उसी से ये उद्धृत है। रीतिकाल के आरंभिक दौर के कवियों ने भी अपने समय के अंग्रेजों की चालों और दुष्टता को देखा, समझा और तदनुकूल देशवासियों को प्रेरित किया, जागृत किया। जो अंग्रेजी दास्ता को नापसंद करते थे, उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज उठाई और तलवार भी उठाई। रीतिकालीन कवियों ने ऐसे आश्रयदाताओं की युद्ध वीरता की मुक्त कंठ से प्रशंसा की, जो कलम के भी धनी थे और तलवार के भी धनी थे। भूषण छत्रपति शिवाजी के साथ, या छत्रसाल या गोरेलाल, इन सब की जब हम बात करते हैं तो ये केवल कविता ही नहीं लिख रहे थे, आवश्यकता अपेक्षा अनुसार अपने आश्रयदाता के साथ युद्ध के मैदान में तलवार उठाकर भी अग्रसर हो रहे थे। इन सब की प्रशंसा में इन कवियों ने इनकी स्तुति, इनकी प्रशस्ति मुक्त कंठ से की। 1857 ईस्वी के पूर्व अधिकांश भारतीय शासक अंग्रेज शासकों को अपनी सत्ता स्वेच्छा से, विवशता से सौंपते जा रहे थे। कुछ तो पूर्व शासक बनकर जीवन को भोगने में निमग्न थे और कुछ अपनी छीनी गई सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए कुछ कुछ प्रयास कर रहे थे। ऐसे में मेरठ की सैनिक छावनी से एक विद्रोह की ज्वाला भड़की, जो धीरे धीरे दिल्ली और पूरे भारत, उत्तर भारत में विशेष रूप से उजागर हुई, फैल गई। अंग्रेज नर नारियों को मारना, जलाना प्रारंभ कर दिया गया, किंतु बहुत देर तक नफरत की यह ज्वाला जीवित नहीं रह सकी। स्वार्थी अंग्रेज भक्त भारतीय राजाओं की सहायता से विद्रोह की यह अग्नि बुझा दी गई और अंग्रेजों को बचा लिया गया। एक प्रकार से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को हमारे ही देश के कुछ प्रवंचकों ने छल करते हुए, कपट करते हुए, आतताई सत्ताओं का साथ देते हुए इस प्रथम संग्राम को विफल करने में उनकी सहायता की। वास्तव में यही वह संक्रांति काल था जब पराधीन देश में राष्ट्रीयता का सर्वोपरि उद्देश्य राष्ट्र को स्वतंत्र कराना था, जिसके लिए ब्रजभाषा के माध्यम से ही भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बाल मुकुंद गुप्त, ऐसे अनेक कवि, अनेक गद्यकार, रचनाकार देश कल्याण के लिए, समाज हित के लिए संकल्पबद्ध होते जा रहे थे। उन्होंने अपनी रचना धर्मिता से, अपनी प्रतिभा से, मेधा से आजादी की इस लड़ाई में अपना स्वर मिलाया। राजनीतिज्ञों के भारत छोड़ो, विदेशी का बहिष्कार तथा हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान के पक्षधर आंदोलनों में इन कवियों ने भी अपना स्वर मिला दिया। यहीं से स्वराज्य को, स्वभाषा को, स्वधर्म को जन्म सिद्ध अधिकार घोषित करने की शुरुआत हुई। तभी तो भारतेंदु लिखते भी हैं, भीतर भीतर सब रस चूसें, हंसी हंसी के तन मन धन मूसे, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज। ये जो मुकरी है, ये जो प्रहेलिकाएं हैं, जिनके सृजन के कारण भारतेंदु ने अपनी एक विशेष पहचान बनाई, जिसका प्रारंभ अमीर खुसरो की रचना धर्मिता में मिलता है, उसी प्रहेलिका और मुकरियों को भारतेंदु ने भी ब्रजभाषा और खड़ी बोली के माध्यम से हम सब के सामने प्रस्तुत किया और अंग्रेज को
खून चूसने वाली उस सत्ता के रूप में बार बार उद्घाटित किया, व्याख्यायित किया। वही भारतेंदु जो भाषा चिंतन के 400 दोहे लिखते हैं, भारतेंदु सर्वस्व में हम उन्हें देख सकते हैं। वो निज भाषा के प्रति, स्वभाषा के प्रति, राष्ट्रीय भाषा के प्रति, मातृभाषा के प्रति अत्यधिक गंभीर और चिंतित नजर आते हैं। इसलिए कहते हैं निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिय को सूल। भारतेंदु अपनी भाषा, अंग्रेजी भाषा के माध्यम से राष्ट्र के चहुमुखी, बहुमुखी या सर्वतोमुखी विकास की परिकल्पना यह संभव नहीं है। इस बात का वो बोध कराते हैं कि यदि देश को आजाद कराना है तो यह लड़ाई, यह संघर्ष, यह बोध या चेतना हमें अपनी भाषा में प्रारंभ करना होगा। इसलिए सब प्रकार की उन्नति का मूल निज भाषा ही है। अपनी भाषा में स्वप्न देखना, अपनी भाषा में स्वप्न बुनना, उन्हें साकार करना, यह अत्यंत आवश्यक है। बिना निज भाषा ज्ञान के हम अपनी भाषा नहीं जानते, लेकिन अंग्रेजी के पीछे दौड़ रहे। हम विदेशी भाषाओं को सीखने की ललक पैदा की है, इसलिए हृदय में एक सूल, एक कांटा, एक कसक, एक चुभन निरंतर साल रही है। और भारतेंदु उसी बात के लिए देशवासियों को जागृत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि निज भाषा के बिना हम देश को आजाद कराने का स्वप्न साकार नहीं कर सकते। तो हम देख सकते हैं कि 1857 की क्रांति ने हमारे रचनाकारों को, हमारे कवियों को, हमारे लेखकों को, गद्यकारों को प्रेरित किया, प्रभावित किया और उनके साहित्य में भी आजादी का यह आह्वान, यह बिगुल बहुत तेजी से बजने लगा, जो छायावाद तक या आजादी के पहले तक 1947 तक लगभग 90 वर्ष लगातार हमें अपनी साहित्यिक रचनाओं में, समस्त भारतीय भाषाओं की रचनाओं में, हम सुब्रमण्यम भारती को देखें या दक्षिण भारत की भाषाओं में आजादी का बिगुल बजाने वाले अनेक रचनाकारों को देखें, हम कह सकते हैं कि 1857 की क्रांति ने साहित्य को भी उद्वेलित किया, साहित्यकारों को भी प्रेरित किया। मित्रों, इस विषय को यहाँ विराम देते हुए आपसे अनुमति चाहते हैं, पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।